बटन अब आ रहा है सर। क्या बात है, रिकॉर्डिंग लिखा हुआ। क्या? चलो, तो अगेन दैट इज व्हाट वी फर्स्ट नीड टू नो कि सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है उसकी जरूरत किसको है, हमारी ऑडियंस क्या होती है और ऑडियंस कौन होती है और ऑडियंस में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट द प्लानिंग प्रोसेस। सबसे पहले we need to establish who needs the software, and most software is built in organization for people with specific needs. यानी जो हम जो कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर की, एक जेनरिक सॉफ्टवेयर और एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ज्यादातर सॉफ्टवेयर जो है इट इज मेड फॉर पीपल विद स्पेसिफिक नीड्स, यानी कि ज्यादातर सॉफ्टवेयर जो है वो कस्टमाइज नीड्स के साथ बनता है, जेनरिक नीड्स के साथ कम बनते हैं। ठीक है, वेयर जेनरिक नीड्स समझ रहे हैं आप लोग? जेनरिक नीड्स का मतलब ये है कि यू मेक अ सॉफ्टवेयर एंड यू पुश इट टू द मार्केट एंड लेट्स सी हाउ मेनी पीपल एक्सेप्ट इट एंड यू रियलाइज यार ये चीज है जिसकी जरूरत है मार्केट में, और उसको फिर आप जेनरिक रिक्वायरमेंट्स बना के और उस सॉफ्टवेयर को बना के मार्केट में पुश करते हैं। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो पुल नीड्स है। हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक कस्टमर की नीड्स के मुताबिक किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हो सकता है, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई दुकान है उस पर कोई रिटेल सॉफ्टवेयर है, उसको चाहिए पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम चाहिए। दैट इज व्हाट अगेन पीपल विद स्पेसिफिक नीड्स आर डिफाइंड एज। सो अगेन, और उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? उसमें a stakeholder is anyone who has an interest or stake in the software being completed। कोई भी स्टेक है किसी भी चीज का। स्टेक का क्या मतलब है? स्टेक होल्डर जिसका कोई भी इंटरेस्ट है उस सॉफ्टवेयर से, कोई भी इंटरेस्ट है, चाहे वो सॉफ्टवेयर से इफेक्ट हो रहा हो चाहे वो इफेक्ट ना हो रहा हो, अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो स्टेक होल्डर है। वो सोसाइटी का पार्ट है, वो इकोसिस्टम का पार्ट है। जिस इकोसिस्टम में उस सॉफ्टवेयर ने ऑपरेट करना है और किसी ना किसी तरह से उसको इम्पैक्ट करना है। यानी वो आदमी जो कि अभी अपनी नौकरी कर रहा है और उसे ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर बनने की वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी, तो वो आदमी उस सिस्टम का स्टेक होल्डर है। अच्छा, हमें ये इनिशियली बात समझ में नहीं आई बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान में कि भाई तुम्हारा क्या मसला है, तुम तो अपनी काम करते रहो, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। लेकिन अब जो उसने ये कहा कि भाई जब आप सॉफ्टवेयर बना लेंगे तो मेरी नौकरी तो चली गई, क्योंकि मैं तो मैनुअल काम कर रहा हूँ। तो या तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाए कि वो ट्रेनिंग करें उन लोगों की और वो ताकि नए सिस्टम्स को इस्तेमाल कर सकें, या फिर ये कि उनको किसी तरह से और एडजस्ट करें। बहरहाल, so stakeholder is anyone who has an interest or stake in the software being completed. A user is someone who will need to use the software to perform tasks. वो user कहलाता है। Sometimes stakeholders will be users, but often the stakeholders will not use the software. अल्टीमेटली जो स्टेक होल्डर होते हैं ना, जो मोटे मोटे स्टेक होल्डर होते हैं, ये तो हमने छोटे मोटे की बात कर ली। जो मोटे मोटे स्टेक होल्डर्स होते हैं वो होते हैं आपके वो ओनर्स ऑर्गेनाइजेशन के, वो सीईओज जो कि शायद सिस्टम को कभी इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। ठीक है, जो सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, और वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर होते हैं, लाइक अ सीनियर मैनेजर, अ सीईओ, अ सीटीओ। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो ना खुद सॉफ्टवेयर चूज करते हैं ना वो सॉफ्टवेयर को कभी इस्तेमाल करेंगे। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले, इस काम करने वाले लोगों के लिए सॉफ्टवेयर ले रहे होते हैं और उन्हीं के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर के स्टेक होल्डर्स अलग हैं। यानी हमने अभी बात की कि हु नीड्स द सॉफ्टवेयर, और दूसरी बात हमारी है हु बिल्ड्स द सॉफ्टवेयर। कौन बनाता है सॉफ्टवेयर? ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं। टिपिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं। बिजनेस एनालिस्ट या रिक्वायरमेंट एनालिस्ट जो होते हैं वो उनका पार्ट होते हैं, हु टॉक टू द यूजर एंड स्टेक होल्डर्स, प्लान द बिहेवियर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड राइट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है ना, ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जब आप सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन कर रहे होते हैं, जब आप सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को, मैंने कहा डिटरमिन कर रहे होते हैं, अब मैं कह रहा हूं जब आप सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को इलिसिट कर रहे होते हैं, जब आप सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को राइट डाउन कर रहे होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट का। ठीक है, अच्छा क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली अगर आपने रिक्वायरमेंट्स ही गलत गैदर कर ली, रिक्वायरमेंट्स गलत इलिसिट कर ली। इलिसिट का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? रिक्वायरमेंट्स इलिसिटेशन। रिक्वायरमेंट को गलत समझ लेना। नहीं, रिक्वायरमेंट्स इलिसिटेशन हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स उगलवाने को, क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि यूजर को अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता ही नहीं होता या गलत पता होता है। यूजर समझ रहा होता है
कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है, हालांकि यूजर की रिक्वायरमेंट वो होती नहीं है जो वो समझ रहा होता है, कुछ और होती है। हमारे साथ बहुत दफा ऐसा होता है, हम लेट से मैकेनिक के पास जाते हैं, हमें लगता है गाड़ी में ये काम है, हम मैकेनिक से कहेंगे यार ये काम कर दो इसका, तो वो मैकेनिक हमसे पूछता है यार ये काम क्यों करवा रहे हैं आप कहते हैं भाई मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से गाड़ी इस तरह से बिहेव कर रही है। तो वो मैकेनिक कहता है नहीं आप गलत समझ रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है जिसकी वजह से इस तरह बिहेव कर रही है गाड़ी। ठीक है, तो जो एक्सपर्ट होता है वो आपको फिर बताता है कि जी आपकी रिक्वायरमेंट असल में है क्या। जब आप उसको क्या बताते हैं, आप उसको सही तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं कि दिस इज द आउटपुट दैट आई रिक्वायर। ठीक है, तो फिर वो आपको रिक्वायरमेंट बताता है कि जी आपकी रिक्वायरमेंट तो ये है। तो ये जो रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन का प्रोसेस है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। यूजर से रिक्वायरमेंट्स को उगलवाना, ये पता होना कि यूजर की रिक्वायरमेंट असल में है क्या। ठीक है, और ये ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस, ये पूरा रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या चीज शामिल होती है। डिजाइनर होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो प्लान द टेक्निकल सोल्यूशन। ठीक है, डिजाइनर और आर्किटेक्ट इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, मगर इनका काम आई वुड से कि जी रिक्वायरमेंट्स के काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर नहीं है तो कम इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। सॉरी, कम इंपॉर्टेंट नहीं है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट्स ठीक आई हैं तो डिजाइनर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता सिस्टम डिजाइन करने में। अगर रिक्वायरमेंट्स ठीक तरह से उस तक पहुंची हैं तो डिजाइनर को कुछ नहीं करना, सिर्फ उन रिक्वायरमेंट्स को एज पर द डिजाइन फॉर्मुलेट कर देना है। ठीक है, और फिर प्रोग्रामर के लिए तो सिर्फ प्रोग्रामिंग करनी रह जाती है, क्योंकि डिजाइन हुआ हुआ है, सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफाइंड है, प्रोग्रामर ने प्रोग्राम कर दिया, और टेस्टर है जो कि वैलिडिटी चेक करता है कि जो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की थी, जिस स्पेसिफिक यूजर ने वो रिक्वायरमेंट्स बताई थी, वो रिक्वायरमेंट्स वैसे ही इंप्लीमेंट हुई हैं उस सिस्टम में, और सॉफ्टवेयर जो है उसका बिहेवियर वैसा ही है जैसा कि उससे एक्सपेक्टेड है। यानी सिस्टम से जो बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, सिस्टम उसी तरह से ही बिहेव कर रहा है। क्लियर है यहां तक बात? यस सर। तीसरी चीज, अभी तक हमने दो इंपॉर्टेंट एंटिटीज की बात की। पहली बात हु नीड सॉफ्टवेयर, दूसरी बात हु बिल्ड्स द सॉफ्टवेयर, और तीसरी चीज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है? अच्छा एक बात ये समझ लीजिए कि मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट व्हाट इज मैनेजमेंट बाय द वे? कोई मुझे बताएगा मैनेजमेंट क्या होती है? बिलाल आज तबीयत तुम्हारी सही लग रही है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। हाँ, तो मैनेजमेंट क्या होती है? सर, जिस चीज को हम टाइम की स्लॉट से मैनेज कर सकते हैं, कॉस्ट की स्लॉट से मैनेज कर सकते हैं, टाइमलाइन हो सकती है हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अच्छा, और इनामुल? ऑर्गेनाइजेशन हो गई सर, एडमिनिस्ट्रेशन हो गई प्रोजेक्ट की, सुपरविजन हो गई प्रोजेक्ट की। होती है जो अपने अंडर में पूरी टीम को मैनेज कर रही होती है। सर्वर जो है वो मेरा ख्याल है पहले नहीं आया क्लास में, है ना? मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट यह है कि आपकी टीम में जो पर्सन मौजूद है, जिसकी जो एक्सपर्टीज है, आप उससे उस एक्सपर्टीज के मुताबिक, उसके डोमेन के मुताबिक। तला सर्वर तो नहीं है तुम्हारा नाम? मुझे कम्युनिकेट नहीं हुआ पहले, वो इंटरनेट की वजह से। अच्छा, चला। जी सर। हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर जैसे कि ओवरऑल को प्रोजेक्ट को गाइड करते हैं, वैसे प्लान एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे कि पूरा ओवरऑल प्लान बनता है कि अच्छा इसके मुताबिक प्रोजेक्ट बनता है। अच्छा, अरसलान तुम क्या कहते हो, मैनेजमेंट क्या होती है? मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ मैनेजमेंट क्या होती है। सर मैनेजमेंट ऐसे है कि आपने अपनी क्या स्केड्यूलिंग करनी है, कौन किस टाइम क्या काम करेगा, किसके क्या माइलस्टोन्स होंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट को अगर हटा के बात करूं तो किसने क्या डेली बेसिस पे क्या टास्क कंप्लीट करने हैं, तो सर ये सब मैनेजमेंट में आ जाता है। अच्छा चलो खैर, आप ये भी समझ लो जरा कि मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट इज डिफाइंड थ्रू इट्स फंक्शंस। ठीक है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड थ्रू इट्स फंक्शंस। वो फंक्शंस कौन कौन से हैं? वो 5 प्राइमरी फंक्शंस हैं जो कि मैनेजमेंट के होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, लीडिंग का मतलब सेटिंग गोल्स, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब कि वंस द प्रोजेक्ट, मतलब अभी बात करते हैं हम, और
आखिरी फंक्शन जो है वो है स्टाफिंग, यानी कि टीम मैनेजमेंट और टीम बिल्डिंग। अच्छा, अब इसमें भी टीम मैनेजमेंट आ गई, तो फिर मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि टीम प्लानिंग, टीम ऑर्गेनाइजिंग, टीम गोल्स सेटिंग, टीम लीडिंग, टीम कंट्रोलिंग। ठीक है, ये सारी चीजें फिर यानी रिकर्सिवली इसमें आ गई। तो मैनेजमेंट इज अबाउट दीज 5 फंक्शंस, प्राइमरीली मैनेजमेंट इज अबाउट दीज 5 फंक्शंस। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, यानी टीम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग। ठीक है। अच्छा, अब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ? प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट लीडिंग यानी प्रोजेक्ट गोल्स सेटिंग रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, माइलस्टोन्स एंड एवरीथिंग। ठीक है। प्रोजेक्ट टास्क कंट्रोलिंग। ठीक है। एंड टीम मैनेजमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, व्हाट टीम वुड बी प्रेफर्ड, व्हाट टीम हैज द रिक्वायर्ड स्किल सेट इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। बात क्लियर हुई इमरान? सर बिल्कुल क्लियर है सर। मैनेजमेंट, अब ये आपने इसकी टाइप्स बताई हैं, इसके बेसिकली हायरार्की जो है। अच्छा, एक और बात, ठीक है ठीक है, बात समझ में आ गई। जिसको क्लियर नहीं हो ना, तो ये लेक्चर रिकॉर्डेड अपलोडेड होगा, दोबारा देख लेना इस लेक्चर को। ठीक है। और अगर फिर भी क्लियर ना हो तो एक दफा और प्ले करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि मतलब मेरा ख्याल है कि बिल्कुल क्लियर है ये। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो क्या करती है, वो उसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास कोई मैनेजर होना जरूरी होता है। मैनेजर कौन होता है, यानी एक मैनेजर और एक लीडर में फर्क क्या होता है? सर मैनेजर जो है वो पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन और रिसोर्सेज को चैनलाइज करता है। लीडर जो है दैट गिव्स द पॉलिसी, दैट गिव्स द रिसोर्सेज। ठीक हो गया। और कोई? और कोई? लीडर को लोग फॉलो करते हैं और मैनेजर वो प्लान करता है जिसकी बेसिस के ऊपर लीडर को फॉलो किया जाए। अच्छा, चलिए अब एक बात समझ लें। देखिए, लीडिंग जो है ना, लीडरशिप इज आल्सो मैनेजमेंट फंक्शन, लेकिन लीडरशिप जो होती है वो ज्यादा बड़ा विजन और बड़ा पर्सपेक्टिव होता है उसका। लीडरशिप इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स। क्या कहा मैंने? Leadership is about doing the right things and management is about doing the things right. दोबारा से बताऊं? Yes, sir. Leadership is about doing the right things. सही काम करने को लीडरशिप कहते हैं। ठीक है, सही काम लीडरशिप। मैनेजमेंट क्या है? काम को सही से करना। दोनों में फर्क है। ठीक है, यानी लीडरशिप आपको, लीडरशिप फंक्शन आपको वो गोल सेट करके देता है जो आपको अचीव करना है। बीइंग अ मैनेजर आपको वो गोल अचीव करने के लिए सब कुछ करना है। ठीक है, तो यहां हम प्रोजेक्ट मैनेजर की बात कर रहे हैं जो कि प्लान करता है और गाइड करता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को। उसको पता होता है कि बड़ा गोल क्या है जो हमें अचीव करना है, जो उसको लीडरशिप ने सेट करके दिया होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स एंड डिटरमिनिंग देयर नीड्स। तो ये काम प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है कि वो यूजर से रिक्वायरमेंट्स को डिटरमिन करने के लिए रिसोर्स को एलोकेट करे, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करे, उनकी नीड्स को डिटरमिन करे, और सिर्फ डिटरमिन ही ना करे बल्कि टीम के साथ कोऑर्डिनेट भी करे, और ये भी देखे कि कौन सा टीम मेंबर किसकी ऐसी नॉलेज है कि उसको किस काम पे लगाया जा सकता है। जो मैंने आखिरी बात बताई ना आपको कि मैनेजमेंट के फंक्शंस में आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है? स्टाफिंग। स्टाफिंग यानी टीम बिल्डिंग। ठीक है, तो अब किसी ऐसे आदमी को आप काम दे दें जिसके बारे में आपको ना पता हो कि उसका स्किल सेट क्या है, या जिसका वो स्किल सेट ना हो जिसका काम आप उसको दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू वुड नॉट एक्सपेक्ट अ गुड रिजल्ट। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स ले लें और उनकी एक क्रिकेट टीम बना दें, तो वो क्या मैच जीत सकती है? नहीं जीत सकती ना, क्योंकि टीम में आपको बैट्समैन भी चाहिए भाई। टीम में आपको कोई विकेट कीपिंग करने के लिए भी, क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं मैं,
ठीक है, तो यू हैव टू हैव द राइट स्किल सेट इन एनी टीम इन ऑर्डर टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल, राइट। तो द प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू डू दिस वेल। द प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट बी फेमिलियर विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात आ रही है, तो आप लोगों में से अक्सर लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी भी तो होगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से। शायद अंडर ग्रेजुएट में पढ़ी हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स होते हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। तो वो हमारा स्कोप नहीं है, लेकिन हम उसको थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, करेंगे अपने रेफरेंसेस में। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े तो प्लीज गो थ्रू दोज प्रोसेस मॉडल्स, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे आगे। तो आइडेंटिफाइंग नीड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज, ड्राइव्स द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। The project manager should identify and talk to the main stakeholder. The effective way to show stakeholders that their needs are understood and that those specific needs will be addressed is with a vision and scope document. अच्छा, अब जब आप टेलर को भी कपड़े देते हैं ना सिलने के लिए, तो टेलर क्या करता है अक्सर, खैर ये मेल्स के कपड़ों में तो नहीं होता, खवातीन के कपड़ों में जरूर ऐसा होता है कि वो क्या करता है कि वो अपने पास कुछ नोट डाउन कर लेता है चीजें, ठीक है, और अपने पास नोट डाउन करके क्या करता है, एक खाका सा बना देता है कि भाई इस तरह का जो ड्रेस है वो चाहिए, रख लेता है, क्या कर लेता है, अपने पास रिकॉर्ड रख लेता है। रिकॉर्ड वो ऑब्वियसली क्या है, वो एक डॉक्यूमेंट करता है आपकी बताई हुई रिक्वायरमेंट्स को फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। आप उसको अग्री कर देते हैं कि हाँ भाई इसी तरह का शेप होना चाहिए ड्रेस का, ये वाली अगर कोई और उस पर बेल लगनी है या कोई बटन्स रखने हैं, ये चीजें यहाँ लगेंगी, ये चीजें वहां लगेंगी। आप एक रफ स्केच को अग्री कर लेते हैं कि हाँ दिस इज व्हाट आई वांट, ठीक है। तो दैट इज द बेस्ट वे विद विच जो स्टेक होल्डर है उसको ये बताया जा सकता है कि जी मैंने आपकी बात समझ ली है, ऐसा ही है ना। तो हम क्या करते हैं, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर, हमें ये करना पड़ता है कि हम एक विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट बनाते हैं जो हम क्लाइंट को दिखाते हैं, कस्टमर को दिखाते हैं कि जी दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड ऑफ योर नीड्स। हमने आपने जो अपनी नीड्स बताई थी उसमें से हमें ये समझ में आया है। अब आप इससे एग्री करते हैं तो ठीक है, लेट अस साइन दिस डॉक्यूमेंट, फ्रीज द डॉक्यूमेंट्स हियर, फ्रीज द रिक्वायरमेंट्स हियर एंड लेट अस मूव अहेड, ठीक है। अगर आप अग्री नहीं करते इससे तो हमें बता दें, हम इस डॉक्यूमेंट का वर्जन 2 बना लेंगे, उसमें फिर आप हमें बता दीजिएगा क्या चीज हम आपकी सही से नहीं समझे। अगर वो आप अग्री करते हैं तो वो साइन कर लेंगे, अगर नहीं तो फिर हम तीसरा वर्जन बना लेंगे, और इस तरह से कई वर्जन्स बनाते चले जाएंगे जब तक आपकी रिक्वायरमेंट्स हमें ठीक तरह से समझ में नहीं आएंगी। और इस बात का फैसला कौन करेगा, आप खुद। बात समझ में आ रही है तला, बात समझ आ रही है? जी सर, जी सर। That is why we need to have these documents, these vision documents, scope documents, जिसको हम बाद दफा SRS कहते हैं, FS कहते हैं, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो डॉक्यूमेंट्स के तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमें, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत क्या है, दैट इज व्हाट वी नीड टू एस्टैब्लिश, दैट इज व्हाट वी नीड टू नो, ठीक है। तो विजन स्कोप डॉक्यूमेंट जो है, एक टिपिकल विजन स्कोप डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसमें इस तरह की एक आउटलाइन होती है कि सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप प्रॉब्लम का बैकग्राउंड, प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड, स्टेक होल्डर्स कौन कौन लोग होंगे, ताकि आपको पता रहे कि जी इस प्रोजेक्ट से कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी तरह से कौन कौन से लोग हैं जो कि इस पूरे इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है। एक मिनट मैं जरा पानी पी लूं, आप अगर इजाजत दें मुझे तो। सर असल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ, आपको मेरी अब आवाज आ रही है आराम से? जी जी बिल्कुल सर। सर आ रही है, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी जी सर आ रही है। सर आपको साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। वेरी गुड। अच्छा, तो असल में आदत तो क्लास की होती है ना, क्लास में चीख चीख के बोलने की आदत होती है, तो मैं यहाँ बैठ के भी बहुत जोर से, आमतौर पे ऑनलाइन क्लासेस में मैं जोर से ही बोल रहा होता हूँ, तो अभी जो है वो ऐसा बोल बोल के मुंह में ऐसा दर्द हो गया, मैंने कहा यार पानी तो पियो। खैर,
तो हम ये बात कर रहे थे कि विजन स्कोप डॉक्यूमेंट जो है वो उसकी आउटलाइन किस तरह की होती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, प्रोजेक्ट बैकग्राउंड, स्टेक होल्डर्स आप लिखते हैं, यूजर्स लिखते हैं, कौन कौन होंगे। ये पता होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप उसी हिसाब से फिर अपने सॉफ्टवेयर का इंटरफेस, उसी हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर का इंजन, उसी हिसाब से फिर जो रिस्क होते हैं, अजम्पशंस क्या क्या हैं, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर शुरू करने से पहले, विजन ऑफ द सोल्यूशन क्या है, फिर आप विजन स्टेटमेंट लिखते हैं कि जी व्हाट इज द विजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, फीचर्स कौन कौन से चाहिए जो यूजर्स हैं उनको या जो लोग बनवा रहे हैं उनको, स्कोप ऑफ द फेज, स्कोप ऑफ फेज रिलीज, यानी कौन सा जो मॉड्यूल या कौन सा वर्जन रिलीज करेंगे उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी। आप कहते हैं कि जी वर्जन 1 में ये चीजें शामिल होंगी, वर्जन 2 में ये चीजें शामिल होंगी, तो दैट इज समथिंग दैट यू डिफाइन इन अ विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट, राइट। और फीचर कौन कौन से नहीं डेवलप किए जाएंगे, ये भी चीजें सारी जो विजन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट होता है उसमें शामिल होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट प्लान की तरफ। प्रोजेक्ट प्लान, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है वो, काशिफ कोई परेशानी की बात नहीं है, हमारे सब में घर वाले हमें पता है इस वक्त घर में आगे पीछे अगर कोई आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मेरे बच्चे भी आ जाते हैं बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस में, मेरी गोद में बैठे होते हैं, मैं क्लास ले रहा होता हूँ, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अ प्रोजेक्ट प्लान डिफाइंस द वर्क दैट विल बी डन ऑन प्रोजेक्ट एंड हु विल डू इट, और डिफाइंस द वर्क के भाई क्या क्या है, और जो टास्क असाइनमेंट्स होते हैं ना कि कौन सा आदमी जिसके पास कौन सा स्किल सेट है वो ये वाला काम करेगा। तो प्रोजेक्ट प्लान में ये भी काम होता है कि जी काम क्या क्या करना है, टास्क ब्रेकडाउन भी होता है, स्टेटमेंट ऑफ वर्क भी होता है, कौन कौन से रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे, किस तरह से उनकी अवेलेबिलिटी होगी, जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होगा, एस्टिमेट्स क्या है, टाइम के एस्टिमेट्स क्या है, फाइनेंशियल एस्टिमेट्स क्या है, बजटरी एस्टिमेट्स क्या है, और उसका पूरा स्केड्यूल बनता है कि वो किस तरह से होगा। एक रिस्क प्लान भी शामिल होता है उसमें कि जी क्या क्या रिस्क जो है वो एक्सपेक्टेड है किसी भी प्रोजेक्ट में, और उन रिस्क को किस तरह से हम मॉनिटर करेंगे, मिटिगेट करेंगे, मैनेज करेंगे। इसको हम कहते हैं RMMM प्लान, ठीक है। रिस्क मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन प्लान्स, ये सारे जो होते हैं ये प्रोजेक्ट प्लान का पार्ट होते हैं, एंड दैट इज व्हाट अ प्रोजेक्ट प्लान इज, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट प्लान में सबसे पहले जो हमने बात देखी थी वो ये थी कि स्टेटमेंट ऑफ वर्क इसमें होता है, जिसमें ये तमाम काम जो कि किया जाना होता है किसी प्रोजेक्ट में, और कौन कौन लोग उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, किस तरह का काम करना है, वो सारी चीजें स्टेटमेंट ऑफ वर्क में लिखी होती हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ वर्क जो होता है वो होता क्या है स्पेसिफिकली, उसको देख लेते हैं। The statement of work is a detailed description of all the work products which will be created over the course of the project. It includes कौन से features develop किए जाएंगे, it includes the description of each deliverable or work product that will be built. यानी जरूरी नहीं है ये कोई, ऑब्वियसली हमने एग्जांपल अक्सर टेलर के लिए है कि कपड़े जो सीता है, लेकिन टेलर कोई ऐसा तो नहीं करता ना कि आप अगर उसको कुर्ता शलवार सिलने दे तो वो ये कहे कि यार शलवार 4 दिन बाद ले जाओ और फिर कमीज जो है वो 10 दिन बाद ले लेना, और फिर 12 दिन के बाद कमीज में आके बटन लगवा लेना, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा हो सकता होता है कि आप क्या करते हैं कि आप प्रोजेक्ट के पार्ट्स बना लेते हैं, इंटरमीडिएट डिलीवरेबल्स जिनको हम कहते हैं कि जी पहले फेज में आप प्रोजेक्ट का ये डिलीवरेबल ले सकते हैं, दूसरे फेज में ये ले सकते हैं, तीसरे फेज में ये ले सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट ऑफ वर्क होता है उसमें ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है इन सारी चीजों का कि जी किस स्टेज में आपको कौन सा मॉड्यूल ऑफ द प्रोजेक्ट या कौन सा डिलीवरेबल, इंटरमीडिएट डिलीवरेबल ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो अवेलेबल है। An estimated effort involved for each work product to be delivered के कितने, कभी कभी ऐसा होता है स्टेटमेंट ऑफ वर्क में, जरूरी नहीं है कि ये हो भी, this depends on the type of contract that you have with your client। जो एस्टिमेटेड एफर्ट इन्वॉल्व होती है यानी उस काम को करने में कितनी एफर्ट इन्वॉल्व है, एफर्ट को कैलकुलेट करने के लिए भी डिफरेंट मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पैराडाइम्स में, ठीक है। एफर्ट जो है वो एक तो नंबर ऑफ आवर्स, सिंपल सा मेजर है, वो का इस्तेमाल किया जाता है।
दूसरा एफर्ट जो है वो, अगर प्रोग्रामिंग की बात आप कर रहे हैं तो लाइंस ऑफ कोड के हिसाब से भी डिटरमिन किया जाता है, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। और उसके अलावा कॉस्ट एस्टिमेशन के बहुत सारे और कोकोमो मॉडल्स हैं, और मॉडल्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोगों में से शायद किसी ने नाम सुना हो इन मॉडल्स का। कोकोमो बिस्किट्स का तो नाम सुना है, लेकिन प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए जो मॉडल्स हैं शायद उनका नाम सुना है या नहीं सुना। अगर नहीं सुना तो प्लीज ट्राई टू सर्च अबाउट दीज मॉडल्स, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट प्लानिंग में, स्टेटमेंट ऑफ वर्क में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। दूसरी चीज प्रोजेक्ट प्लान की जो होती है वो रिसोर्स लिस्ट होती है। हमने पहले बात की कि रिसोर्स का मतलब ये है कि वो सारे रिसोर्सेज जो कि किसी प्रोजेक्ट में, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई एक्सपर्ट डेवलपर हो, कोई डिजाइनर हो, कोई आर्किटेक्ट हो, चाहे वो कोई पीस ऑफ हार्डवेयर हो, चाहे वो कोई जगह हो जहाँ पे बैठ के डेवलपमेंट करनी हो, या जहाँ पे बैठ के क्लाइंट के इंटरव्यू लेने हो, उससे मीटिंग करनी हो, वो सारी चीजें रिसोर्सेज में शामिल है, ठीक है। तो दीज आर द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। रिसोर्स लिस्ट में आप उन सब चीजों को लिखते हैं कि जी ये रिसोर्सेज चाहिए होंगे आपको। डेवलपमेंट करने के लिए लैपटॉप चाहिए, आपको डेवलपमेंट करने के लिए कंप्यूटर्स चाहिए, आपको टेस्टिंग करने के लिए कुछ इक्विपमेंट चाहिए, तो वो सारी चीजें रिसोर्सेज में शामिल होती हैं। और आप ये सारी रिसोर्सेज पहले से बता देते हैं, क्लाइंट के साथ एग्री कर लेते हैं कि कौन सी चीजें क्लाइंट ने प्रोवाइड करनी है और कौन सी चीजें आपको खुद या तो खुद से परचेज करनी है या आपके पास पहले से मौजूद है, ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। रिसोर्स लिस्ट जो है वो should give each resource a name, a brief online description and a list of availability and cost। आप रिसोर्स लिस्ट में ये चीजें भी लिखते हैं कि जी इस रिसोर्स की कॉस्ट कितनी है, इस रिसोर्स का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप लिख देते हैं ताकि आपके पास आसानी रहे। फिर प्रोजेक्ट प्लान का पार्ट होता है एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्ट स्केड्यूल। एस्टिमेशन के लिए मैंने अभी आपको बताया कि आप इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ मॉडल्स। तो प्रोजेक्ट प्लान में एस्टिमेट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जैसे हमने शुरू में बात की थी ना कि टास्क ब्रेक डाउन करते हैं, आप क्या करते हैं, बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में ब्रेक करते हैं, जिसको हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं, WBS, ठीक है। दिस इज अ लिस्ट ऑफ टास्क व्हिच इफ परफॉर्म्ड विल जनरेट ऑल ऑफ द वर्क प्रोडक्ट्स नीडेड टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर। मतलब छोटे छोटे टास्क में आप डिवाइड कर लेते हैं अपने पूरे बड़े प्रोजेक्ट को, जिनके कंप्लीशन को हम माइलस्टोन्स कहते हैं, ठीक है। An estimate of the effort required for each task in the work breakdown structure is generated, ताकि आप जब बड़े काम को छोटे छोटे कामों में ब्रेक कर लेते हैं तो उसमें कैलकुलेशंस भी आसान हो जाती हैं और उस काम को करना भी आसान हो जाता है। वो एक महाभारतन हम एक बात कहते हैं, पूछते हैं कि हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट। हाय नाम, हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट, खा नहीं सकते तुम? सर नहीं आया समझ में। अरसलान तुम्हारी समझ में आया? जी सर, बात तो समझ में आ गई। नहीं, मैं तो पूछ रहा तो कैसे खाना, एलिफेंट। तो उसके टुकड़े करके ही खाएंगे। ऑब्वियसली खुर्रम आ गए, अब खुर्रम बताएंगे कि जी बाइट बाय बाइट यार, एक एक करके खाएंगे ना भाई, खा ही लेंगे किसी ना किसी वक्त। तो इस बात को कहने का ये मुहावरा इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब आपके सामने कोई बड़ा पहाड़ जैसी कोई चीज होती है ना, तो आप क्या करते हैं, आप उसके हिस्से कर लेते हैं। आप जैसे इस उम्मत के टुकड़े बखरे कर दिए गए हैं ना, और उनको तस्खीर करना आसान हो गया है, क्योंकि अगर वो एक हो जाएंगे तो बड़ा पहाड़ बन जाएंगे और फिर उनको हराना मुश्किल होगा। तो इस उम्मत के प्लान किया लोगों ने कि यार इनको टुकड़ों में बांट दो ताकि ये कभी एक हो ही ना सके और इनको हम हमेशा गुलाम बना के रखें। बहरहाल ये एक अलग बात थी, लेकिन ये कि मुझे खुर्रम को देख के ये बात याद आ गई, मेरे मुंह में आ गई ये बात। तो ये एक अच्छी बात है, वैसे ये बहुत एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है खुर्रम तुम्हारे लिए। तो बहरहाल ठीक है। तो वर्क ब्रेकडाउन टुकड़ों में तो बढ़ गया है ना, अभी फलस्तीन खा रहे हैं, फिर कश्मीर तो पहले से ही खा रहे हैं, आगे जो है लबनान भी खा लिया, बर्मा भी खा लिया। मैं यही बात कर रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ मुझे तुम्हें देख के ये बात करने का ख्याल आया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब कि खैर छोड़ो, खैर
कि किसी को देख के अगर आपको उम्मत का ख्याल आ रहा है और उम्मत के जुड़ने का ख्याल आ रहा है तो वो एक बहुत बड़ी बात मेरे ख्याल से। खैर, तो हालांकि पता नहीं क्यों आया, मुझे नहीं पता। तो an estimate of effort required for each task and work breakdown structure, that is also part of project plan. A project schedule is created, और शेड्यूल को क्रिएट करने के लिए आपको पता है कि कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से हर काम को करने के लिए ना, जैसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने के लिए, एस्टिमेट ऑफ एफर्ट बनाने के लिए, प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं हम, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, कॉस्ट को की एफर्ट को डिटरमिन करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। हम आगे और भी इसकी बात करेंगे, एस्टिमेट्स और प्रोजेक्ट शेड्यूल्स की। जो आखिरी चीज हमने अभी तक जो बात की है, उसमें जो आखिरी चीज है वो हमारा रिस्क प्लान है, जिसकी मैंने बात की थी कि ये RMMM यानी रिस्क मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, मिटिगेशन। पहले मॉनिटरिंग, फिर मैनेजमेंट और फिर मिटिगेशन। यानी कि पहले आप मॉनिटर करते रहते हैं कि जी रिस्क क्या है, आ तो नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी प्रोजेक्ट में किसी तरह की। फिर अगर कोई आपको रिस्क जो है वो हाथों से निकलता हुआ नजर आता है तो आप क्या करते हैं, उसको फिर मैनेज करते हैं। ठीक है, और आप फिर मैनेज करते करते किस तरफ जाते हैं, रिस्क को मिटिगेट करने की तरफ, यानी खत्म करने की तरफ, नलिफाई करने की तरफ। ठीक है, इसको हम कहते हैं RMMM प्लान। So risk plan is a list of all risks that threaten the project along with a plan to mitigate some or all of those risks. तो ये इस प्लान का पार्ट होता है, और प्रोजेक्ट मैनेजर है वो टीम सिलेक्ट करता है जो कि रिस्क प्लानिंग का पार्ट बनती है, और टीम मेंबर्स जो हैं वो सब मिलके ये डिटरमिन करते हैं कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट में, और कौन से रिस्क का जो इम्पैक्ट है वो क्या हो सकता है। यानी अगर सर्वर फेल हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक रिस्क है ना, सर्वर फेल हो गया, तो सर्वर फेल होने का इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पे क्या होता है, और इस रिस्क को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, राइट। तो द प्रोजेक्ट मैनेजर सिलेक्ट्स द टीम मेंबर एंड, और इन सब चीजों को देखते हुए फिर एक रिस्क प्लान जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है। रिस्क प्लान की एक एग्जांपल आपके सामने है कि रिस्क प्लान जो है, लेट्स से इट इज अ कॉल सेंटर प्रोजेक्ट, और जो टीम मेंबर जिन्होंने एसेट्स असेस किया है उनके भी नाम लिखे हुए हैं। रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि सीनियर मैनेजमेंट विल मूव कॉल सेंटर ऑफशोर व्हिच विल रिक्वायर एन इंटरनेशनलाइजेशन फीचर टू बी बिल्ट। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, रिस्क की 3, इसका इम्पैक्ट कितना है 5 ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, और इसकी प्रायोरिटी आपके क्या क्या, किस रिस्क की क्या प्रायोरिटी है वो आप डिटरमिन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू वॉट एवर प्रायोरिटीज यू डिसाइड, और एक्शन क्या लेने हैं ये आप पहले से डिटरमिन कर लेते हैं। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अगेन प्लानिंग, कि आप पहले से उन चीजों को एंटिसिपेट करते हैं और आप ये डिटरमिन कर लेते हैं कि अगर तो ये होता है तो आपको करना क्या क्या है। यानी जैसे कि जब आग लगती है, अगर अल्लाह ना करे कहीं आग लगे, तो लोगों को अगर पहले से पता हो कि आग लगने के दौरान करना क्या है तो नुकसान कम होता है। लेकिन अगर लोगों को ये ना पता हो कि आग लगे तो करना क्या है, तो लाजिम बात है हर आदमी अपनी करने की कोशिश करेगा और उसमें नुकसान ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए लोगों को फायर ड्रिल्स कराई जाती हैं, उनको ट्रेनिंग कराई जाती है, सो दैट दे आर एबल टू मैनेज एंड मिटिगेट दैट रिस्क। ठीक है, तो एक्शंस का जी जी बोलिए सर। एक क्वेश्चन है, ये रिस्क प्लान के अंदर जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दौरान रिस्क आएंगे वो भी, और जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद के रिस्क है वो भी इसके अंदर कैटर करते हैं? देखिए, हम अभी जो रिस्क बना रहे होते हैं ना, रिस्क लिस्ट बना रहे होते हैं या रिस्क प्लान जो बना रहे होते हैं, इनिशियली तो वो ये फोकस करता है कि जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता उस वक्त तक के रिस्क क्या है। ठीक है, फिर जब इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर की, उस वक्त अलग रिस्क होते हैं कि जी जब आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे तो क्या रिस्क होंगे। तो अभी जब हम प्रोजेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं तो हम उन रिस्क की बात कर रहे हैं जो रिस्क हमारे प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने को किसी ना किसी तरह से हैम्पर कर सकते हैं। ठीक है, तो और फिर एक्शन हम सीक्वेंस लिख देते हैं कि जी एक्शन क्या करेंगे अगर कोई रिस्क आता है, इम्पैक्ट कितना है, उसके हिसाब से एक्शन हमें क्या करना है। और ये हम डॉक्यूमेंट इसलिए करते हैं ताकि अगर मैं ना हूं मौजूद और कोई भी हो तो उसको पता हो कि क्या करना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में।
ठीक है, तो दिस वाज अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे सेशंस में, 1-1 घंटे का सेशन होता है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि टॉपिक्स जो हैं वो टॉपिक वाइज इनको कंप्लीशन की तरफ लेके जाएं चीज़ों को। आई होप कि आज जो है वो आपका जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो आपको समझ में आई होंगी, और कोई अगर क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड। सर ये रीडिंग मटेरियल जो आप करवा रहे हैं, वीडियोस तो रिकॉर्ड हो रही हैं, तो उसके हवाले से या कोई बुक होगी उसको फर्दर रीड करना हो तो कुछ ऐसा उस हवाले से गाइड कर। अगर क्लासरूम में देखा हो तो मैंने बुक अपलोड कर दी है, आप वहां से बुक डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन गो थ्रू 2 चैप्टर्स ऑफ दैट बुक, क्योंकि 2 चैप्टर जो है वो हमने कवर कर लिए हैं तकरीबन। इस कोर्स में सर स्पेसिफिकली हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही देखेंगे या इन जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखेंगे? हमें अप्लाइड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि हम अभी तो जरा इनिशियल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्लाइड सॉफ्टवेयर अप्लाइड पर्सपेक्टिव में क्या होती है उसको समझ रहे हैं, लेकिन ये हम कोई बस ज्यादा देर तक नहीं करेंगे। हम ये कंप्लीट करने के बाद हम, क्योंकि एक एमएस का कोर्स है और एमएस का कोर्स और बीएस के कोर्स में फर्क ये होता है कि एमएस के कोर्स में रिसर्च कंपोनेंट जरूरी होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जिस तरह, मुझे नहीं पता पहले जो मेरे कोर्सेज हुए हैं उनमें स्टूडेंट्स को पता है कि व्हाट आई डू इज आई वुड आस्क यू टू सबमिट 2-3 रिसर्च पेपर्स ऑन अगेन द अप्लाइड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डोमेन। I would choose one paper for you to review। ठीक है, आप वो रिव्यू क्लास में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, कीपिंग इन माइंड कि आई विल आस्क यू टू टेक व्हाटएवर वर्क दैट यू प्रेजेंट इन द क्लास अहेड एंड अगेन डू समथिंग ऑफ योर ओन ऑन दोज लाइंस। ठीक है, तो होता यह है कि इस तरह से आपका अपना भी एक काम हो जाता है, आपका अपना भी रिसर्च एरिया है उसमें डेवलप हो जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में, और आप एक लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे जो डोमेन है अप्लाइड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उसमें एक नई रिसर्च पेपर भी पढ़ लेते हैं और क्लास में भी प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक हो गई सर। तो that is something which I will inform you about when the time comes इंशाल्लाह। अभी लेकिन जरा सी हम, क्योंकि मुख्तलिफ बैकग्राउंड से लोग आए हुए होते हैं, हमने पढ़ी भी होती हैं वो चीजें, बाज़ दफा हम भूल चुके होते हैं, तो जरा सा उसको अच्छी तरह से रिव्यू कर लेंगे कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, और उसके बाद फिर हम वो रिसर्च एरियाज की तरफ जाएंगे। ठीक है सर। एनीथिंग एल्स? लास्ट स्लाइड में आप जो रिस्क मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे उसके अंदर हमने प्रायोरिटी सेट की हुई थी, तो हम ये प्रायोरिटी का लेवल कैसे डिफाइन करेंगे कि ये वाले टास्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये वाला जो रिस्क है ये ज्यादा? हम अपना हम करते यही है ना कि लाइफ में भी अपने लिए प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं मुख्तलिफ चीजों की। जैसे अगर गाड़ी के टायर में हवा कम है तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है, और अगर हमें लंबे सफर पे जाना है तो हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि भाई अगली जगह जो हमें मिले वहां से हवा ठीक करा लें, यानी सही करा लें गाड़ी के टायर की। लेकिन अगर गाड़ी में सीट बेल्ट का नक्का टूट गया है तो हम कहते हैं यार छोड़ो, ये तो मैं सीट बेल्ट वैसे भी नहीं लगाता। तो हम हर चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं ना अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, आवर रिक्वायरमेंट्स एंड आवर प्रेफरेंसेस। तो ये वो प्रायोरिटीज हैं कि जब आप कोई प्रोजेक्ट जैसे तो आप हर रिस्क को एक प्रायोरिटी लेवल असाइन करते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, हमारे कंपनी में एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसकी हम वो प्रोडक्शन पे चले गए हैं। अब प्रोडक्शन लेवल के ऊपर काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं जो रन टाइम के ऊपर हम लोग उनको डिस्कशन कर रहे हैं या हम उनको मिटिगेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, बट दरम्यान में ऑल ऑफ अ सडन हमारे पास एक सेकंड प्रोजेक्ट आया। अब उसके स्टेजिंग के ऊपर बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं। नाउ हमारी मैनेजमेंट इस बात पे ज़्यादा फोकस है कि जो सेकंड प्रोजेक्ट है हम उसके स्टेजिंग के जो इश्यूज हैं उनको पहले क्लियर करें, और जो रनिंग प्रोजेक्ट है उसके प्रोडक्शन के इश्यूज बाद में सॉल्व करेंगे। ये प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी जो कंपनी है उसके लिए कौन से क्लाइंट की प्रायोरिटी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, एक चीज ये भी होती है कि कौन सा क्लाइंट आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पे भी तो चूज करते हैं ना, इस पे भी तो डिसीजन लेते हैं
It will vary Sir. from company or it will vary from client to client. सर आपने जो भी चार्ट दिखाया था उसमें पहली जो एट्रीब्यूट था वो प्रोबेबिलिटी थी। जी जी स्टार्ट में जब हम जब रिस्क पहले कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसको प्रायोरिटी देते हैं। जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उतना उसका प्रायोरिटी हाई होगा। तो जो रन टाइम में या इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो रिस्क या उस वक्त आ रहे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो अगर आपने पहले से उनको किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है या फोरसी किया हुआ है, तो आपने उनकी प्रायोरिटी भी दी हुई है। तो रन टाइम में प्रायोरिटी चेंज हो सकती है, लेकिन स्टार्ट में जो पहले जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो पहले आप काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ आप उसका प्रोबेबिलिटी के हिसाब से उसकी प्रायोरिटी एस्टैब्लिश करेंगे। आई बिलीव कि ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी का और प्रायोरिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसी चीज की 80% भी हो सकती है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी आपके ख्याल में, क्योंकि प्रायोरिटी इज रिलेटिव, probability is realistic and probability is realistic and priority is relative. आप समझ रहे हैं? ठीक है। गाड़ी की रात में आपको जाना है, गाड़ी की लाइट खराब हो गई, हेडलाइट। अगर दिन में जाना होता तो आपकी प्रायोरिटी 0 होती कि उसको फौरन सही कराएं, लेकिन क्योंकि आपको रात में जाना है तो इसलिए आप कहेंगे कि यार इसकी प्रायोरिटी अब 1 हो गई। तो रन टाइम पे भी बिल्कुल प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, depending upon the context in which the problem occurs. समझ में आ रही है बात? Understood by the example. ठीक है। सर इसमें वही अभी जो आप बात कर रहे थे कि चंक्स फेजेस में करते हैं, अभी रियल एग्जांपल राइट नाउ मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कंपनी के साथ ही, तो उसमें हमने फेजेस बनाए। लाइक अभी एक फेज है फेज 1 जिसमें हम उन्हें ये डिलीवर करेंगे, लेट्स सपोज उनका कस्टमर पोर्टल है। फेज 2 में जो है वो बैक ऑफिस से रिलेटेड चीजें हैं। ऐसे ही फेज 3 फेज 4 करके जो है उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर अकॉर्डिंग वैसे चल रही है, चंक्स में डिवाइड करके। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर एक चीज ऑब्जर्व की है, अभी रिसेंटली हमने वही जैज कैश का प्रोजेक्ट किया था, जैज कैश ऐप है, तो उसमें क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी बैरियर ने जो है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी कौन सी चूज करनी है ये भी पार्ट होता है। अब उसमें ज़ैमरिन चूज की थी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी थी iOS और उस पे, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जब वो लाइव आई और उसका 1 साल के बाद जो है ना बड़े लेगेसी आ गई उसमें। अब वो जो है क्लाइंट भी बड़ा परेशान हुआ कि अब प्रोडक्ट इतना हाइप पे आ गया है और हमारे पास यूजर्स आ गए हैं। तो उसके बाद जो है ना अब वो डिसीजन लिया गया उस वक्त, और खुद जो है जब वो लाइफ में आया तो उन्होंने बड़ा कहा कि गलत डिसीजन था। तो ये कुछ बताएंगे कि टेक्नोलॉजी बैरियर भी होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कि हम R&D करते हैं कि यार ये बात ये टूल यूज करना है। असल में देखो, हमने पहले भी ये बात की कि जितनी अच्छी हम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को एस्टैब्लिश करेंगे ना, और जो प्रोजेक्ट का विजन है वो हमें पता होगा, हमें क्लियर होगा। अगर इनिशियली ये पता होता कि जी लेट से कि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के 2 लाख यूजर्स हो जाएंगे और 2 लाख यूजर्स जो हैं उनमें से 1 लाख यूजर्स कंकरेंटली इस सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे, तो हम उसी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी और उसी तरह की एक्सपेंशन रखते उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। लेकिन क्योंकि डेवलपमेंट टीम को वो विजन नहीं शेयर किया गया, उनको सिर्फ रिक्वायरमेंट्स बता दी गई कि जी ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करेगा। उन्हें अगर ये पता होता कि यार ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है ना 10 लाख लोग एक वक्त में भी कर सकते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो दे माइट हैव कंसिडर्ड सम अदर ऑप्शंस, ठीक है। और इसी वजह से फिर ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि बाद में जब आप प्रोजेक्ट को स्केल अप करना चाहते हैं तो उसमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती, और जो आप कह रहे हैं कि फिर वो सिस्टम जो है लैग करने लगता है और सिस्टम में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। जी सर, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। एब्सोल्युटली, ऑब्जेक्टिव और विजन दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। जी बिल्कुल समझ गया सर। वो जो एक स्टीवन कवी के 7 हैबिट्स में से एक हैबिट है ना, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अगर उसकी एक किताब है जो नाम भूल रहा हूं मैं, कैंडी क्रश का जो क्रिएटर है ना, कैंडी क्रश जिसने बनाया,
कैंडी क्रश के कितने लाखों में यूजर्स थे और वो टॉप ग्रोसिंग गेम रहा फॉर लेट्स से फॉर अबाउट 2 years प्ले स्टोर पे। तो उसे पता था कि भाई उसे करना क्या है, उसे अचीव क्या करना है, कितने यूजर को उसने टारगेट करना है, एंड दैट इज हाउ ही डेवलप्ड हिज गेम। और उसने कितना कमाया उस गेम से। उसकी एक किताब है, बहुत जबरदस्त उसकी किताब है, हाउ टू बिल्ड $1 billion ऐप। तो उसने उसमें बहुत सारी डिटेल्स लिखी हैं उसकी, राइट। बहरहाल तो आई होप कि आज जो है वो आज हम अब खत्म करते हैं। आई होप कि कोई और सवाल आपका नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, वी विल कंटिन्यू दिस इंशाल्लाह। वैसे तो हम नेक्स्ट वेडनेसडे इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वेडनेसडे और थर्सडे, लेकिन बीच में भी अगर कोई टाइम मिला तो हम इसी तरह से क्लास कर लेंगे। उमैद ने मुझसे ये कहा शुरू में कि सर थोड़ा सा अगर अर्ली कर सकें क्लास को तो आप लोग बता दें क्या फीडबैक है इस हवाले से आपका। तो सही है, बिल्कुल क्या सही है? मेरा अर्ली से काशिफ भाई, मेरा अर्ली से मुराद ये थी 9 o'clock या 9:15। 9:30 कर लेते हैं फिर 9:30 सही रहेगा। असल में 9 बजे इशा हो रही है तो इशा पढ़ के और फ्री हो जाएंगे। मैंने यही कहा था कि वो इशा के बाद कर लेते हैं थोड़ा। सही है, बिल्कुल ठीक है, 9:30 सही है। चले, थैंक यू वेरी मच। सर ठीक है सर। Sir, I have a request not pertaining to the lecture, since we are रिकॉर्डिंग बंद कर।